हेलो स्टूडेंट्स, शीट चल रही थी और शीट में आज क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा। और ये जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे ढंग से तैयार कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या है वो देख लें। ए इक्वल टू बी प्लस सी, वन इक्वेशन। बी सी इक्वल टू सी बी और सी स्क्वायर इक्वल टू 4। और हमें प्रूव करना है ए की पावर n प्लस 1 इक्वल टू बी की पावर n b प्लस n प्लस 1 इंटू सी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। और इसका मतलब ये होता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूव करना है, ठीक। तो ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, तो ध्यान से देखें आप इसे। पहले पार्ट में हम करते हैं पुट n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 b प्लस 1 प्लस 1 इंटू सी ए स्क्वायर b प्लस 2c, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि जरूरत इसकी पड़ेगी। सेकेंड पुट n इक्वल टू k, यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 b की पावर k b प्लस k प्लस 1 इंटू सी, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो थर्ड होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, आप जानते ही। थर्ड पार्ट पुट n इक्वल टू k प्लस 1। अब इनमें ये सारे यूज होंगे जो करके आएंगे। तो LHS a की पावर k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 इंटू a, अलग अलग कर लिया। a की पावर k प्लस 1 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 5 में है, तो बाई इक्वेशन 5 से उठा के रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा b की पावर k b प्लस k प्लस 1 इंटू सी, और a बाहर। a अगर राइट में है तो राइट में रहेगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो अपनी मर्जी से लेफ्ट और राइट नहीं हो कर सकते। क्लियर है, जैसा है वैसे ही लिखा रहना चाहिए। अब हम इसका यूज करेंगे b की पावर k b। अब देखिए a का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये b a बन जाएगा और ये c a बन जाएगा। मल्टीप्लाई भी जब होगा तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर a भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये राइट से मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा है, तो b a ही बना सकते हैं। और a भी बराबर b a हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। b की पावर k, यहाँ पे b की a की वैल्यू रख देंगे b प्लस सी, और यहाँ पर भी यही करेंगे, वैल्यू रख देंगे b प्लस सी, क्योंकि a बराबर b प्लस सी गिवन है, ठीक। b की पावर k ये हो गया b स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो गया k प्लस 1 बाहर, b ये हो गया सी बी नॉट बी सी, क्योंकि c लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है, और ये हो गया सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर की वैल्यू है o और सी बी बराबर है बी सी, ये क्वेश्चन में दी की वैल्यू। इसका आता है वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस के प्लस 1, यहाँ पे बी सी और यहाँ पर ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, मतलब वो किसी में भी ऐड होगा तो वही लौट आएगा। तो बी के बी स्क्वायर बी सी, अब देखिए बी सी इन दोनों में कॉमन, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा के प्लस 1, यहाँ से बी कॉमन ले आओ, तो अंदर बचा b प्लस ब्रैकेट k प्लस 2 इंटू सी, ये हो गया b की पावर k प्लस 1 और हो गया आपका हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। चेक करना है कि आपका जो प्रूफ हुआ है वो सही है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ k प्लस 1 रख के देख लें। यहाँ k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 2 हो जाएगा, वही लेके चल रहे हो। यहाँ k प्लस 1, तो ये आपका देखिए k प्लस 1 आ गया, यहाँ k प्लस 1 तो k प्लस 2 हो गया, हैंस। इस तरीके से वाला क्वेश्चन प्रूफ होना था। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ध्यान से देखें कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ए का ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि उसमें बोला है कि इसके पास ए प्लस बी रो है, तो रो पहले लिखी जाएगी, और ए प्लस 2 कॉलम है, तो कॉलम बाद में लिखे जाएंगे। एक्स के पास, वाई के पास बी प्लस 1 रो है और a प्लस 3 कॉलम है, और आपसे बोला है कि x और y एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई लिखना। तो ये एग्जिस्ट तब ही करेंगे ओनली व्हेन, ये बात मैं पहले लिखा चुका हूं, जब इसका कॉलम
इसके रो के बराबर होगा। तो a माइनस बी बराबर माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड वाई एक्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये तब एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अब ये y पहले होगा और x फॉर्म में, तो इसका कॉलम a+3 इसके रो के बराबर होगा, कैंसिल। b की वैल्यू 3, ये वैल्यू आप पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो यहां से a माइनस 3 बराबर -1, मतलब a बराबर 2। इस तरीके से a और b की वैल्यू निकल आएगी। मैंने बोला भी था थ्योरी क्वेश्चन ध्यान से तैयार कर लीजिए, और ये मल्टीप्लिकेशन की थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन नोट कर लें, और 13 पे हैं। अब ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे 2 नंबर, 1 नंबर या 4 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला हुआ है कि a एंड b सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं अगर ये दोनों, तो a बराबर a ट्रांसपोज होगा और b बराबर b ट्रांसपोज होगा, इक्वेशन 1 एंड 2। आपसे बोला हुआ है देन प्रूव शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। तो ये वाला जब इफ एंड ओनली इफ लिखा होता है IFF, तो आपको दोनों तरफ से प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है वो देखते हैं। वो पहली चीज है गिवन ए बी इज सिमेट्रिक, ये गिवन है। इसका मतलब है ए बी बराबर ए बी का ट्रांसपोज गिवन है आपको, और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए बी इज कम्यूट, ए एंड बी इज कम्यूट। इसका मतलब है कि आपको प्रूफ करना है ये ए बी बराबर बी, ये प्रूफ करना है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे? बाई इक्वेशन 3 उठाएंगे, ए बी बराबर ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लिखवा चुका हूँ प्रॉपर्टी, प्रूफ भी कर चुके हो वैसे। क्वेश्चन बताओ, ए बी इक्वल टू ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और अब हम बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड उनमें से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख देंगे, और आप प्रूफ कर चुके हैं जो आपको करना था। समझ आ गई बात? बट अगर आपने इतना ही करके छोड़ दिया तो नंबर आधे ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें IFF लिखा था, इसीलिए इसे कन्वर्सली प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे कन्वर्सली या कन्वर्स। अब आपको गिवन क्या होगा? अब उल्टा लेके चलो। अब जो प्रूफ करना था वो है ए एंड बी इज कम्यूट, ये गिवन हो गया, यानी ए बी इक्वल टू बी ए। अब ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। और अब आपको प्रूफ करना है, तो जो यहां गिवन था वो अब प्रूफ करेंगे, ए बी इज सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है। मतलब दैट इज ए बी बराबर ए बी का ट्रांसपोज, ये प्रूफ करेंगे। तो बाई इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन उठाइए, ए बी बराबर बी ए, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ए बी बराबर हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी का ट्रांसपोज बाई यूजिंग प्रॉपर्टी, हो गया। तो अगर कहीं इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है तो पहले गिवन लेके प्रूफ करना होता है, और फिर प्रूफ लेके गिवन करना होता है, यानी कि रिवर्स करना होता है, कन्वर्स बोलते हैं इसको। तो ये ऐसे होगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़िए, आगे का क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए, और जरा क्वेश्चन पढ़ना पहले तो समझ लो। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो, इस हिसाब से कि अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग, इस हिसाब से कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब 2 पार्ट है। पहला पार्ट कि इफ ए इज सिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक लेके चलेंगे, तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। और इसका मतलब है ए बराबर ए ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहां लेके चलिए बी ट्रांसपोज ए बी, यहां ए का रिप्लेसमेंट हो जाएगा ए ट्रांसपोज के साथ, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। क्लियर है ना? तो देखिए ये यहां तक पहुंच गया, और यहां प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये यहां लिखिए। अब जो यहां से समझना है तो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो जरा ध्यान दें। यहां पर ए बी का ट्रांसपोज लिखा रहने, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं?
क्योंकि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लौट के बी ही होता है, या ए हो तो ए। ठीक, अब इससे क्या होगा, अब जरा ध्यान देना, मान लो ये सी है और मान लो ये डी है, कुछ भी मान लो। ठीक, जैसे मैं दिखा देता हूं, लेट ए बी बराबर सी और बी ट्रांसपोज बराबर डी। तो उस हिसाब से यहाँ क्या आ गया, ये आ गया सी का ट्रांसपोज, ये आ गया डी का ट्रांसपोज, तो आप इसे डीसी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से। और अब डी की वैल्यू रख देंगे बी का ट्रांसपोज और सी की वैल्यू रख देंगे वो ए बी होल ट्रांसपोज। और आपने प्रूफ कर दिया जो आपको प्रूफ करना था कि अगर बी ट्रांसपोज ए बी पूरा एक मैट्रिक्स है तो वो किसके बराबर आ रहा है, उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। ऐसा कब होता है, व्हेन, यानी कि देन बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया आपको समझ आ रही बात। अब बिल्कुल इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक वाली बात करनी है तो सेकेंड पार्ट, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज। और अब आपको प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखिए, बी ट्रांसपोज ए बी लेके चलेंगे, यहां पे रखेंगे ए की वैल्यू, माइनस आ जाएगा बाहर, इसको एक साथ कर लेंगे, बी को लिखेंगे फिर से वही बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर वही लेट किया हुआ है तो ए बी बराबर सी और बी ट्रांसपोज बराबर डी, जिससे कि एग्जामिनर और आप दोनों को समझ में आए। ठीक, इसे उल्टा करके डीसी का ट्रांसपोज लिख दिया। अब इसमें डी की वैल्यू रख दी बी ट्रांसपोज और सी की ए बी, और ये आपने प्रूफ कर लिया। जरा देखिए, बी ट्रांसपोज ए बी अगर एक मैट्रिक्स है तो वो बराबर किसके आ रहा है, उसी मैट्रिक्स के निगेटिव ट्रांसपोज के बराबर। इसका मतलब है देन बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन प्रूफ होना था और इसी वजह से ये टफ था। बट अब टफ नहीं लगा होगा, एक बार रिवीजन कर लेना तो टफ नहीं लगेगा। करो नोट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो जरा ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 थ्योरी के तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब है ए बराबर ए ट्रांसपोज, बी बराबर बी ट्रांसपोज 1 एंड 2। और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, सॉरी चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा या दोनों ही नहीं। तो हम लेके चलेंगे ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी ए ऐसे ही रखेंगे, बी और ए की जगह इधर वाले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रखेंगे और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए बी के ट्रांसपोज के। तो ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ए बी माइनस ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, आपको केवल एग्जामिनर को समझाने के लिए ये काम कर रहे हैं और या फिर आपको समझाने के लिए काम हो रहा है। ठीक, यहाँ देखिए सी माइनस सी ट्रांसपोज। तो अब आप जानते रहिए, वी नो दैट लिखा हुआ है आपके पास, वी नो दैट इफ सी इज एनी मैट्रिक्स देन सी माइनस सी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात लिखी हुई है आपके पास कि अगर ए एक ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो उसी का इस्तेमाल यहाँ किया है कि अगर सी कोई भी मैट्रिक्स हो तो सी माइनस सी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब आप देखिए जरा यहाँ पर ये है बराबर, ठीक है। तो नाउ सी माइनस सी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, hence AB minus BA is also skew symmetric matrix। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर है और ये वाला लॉजिक यहाँ बगल में लिखा ही हुआ है कि क्यों हुआ है। समझ आ गई बात? तो ये इस तरीके से प्रूफ होना था, आपके सामने ऐसे आप नोट कर लीजिए। अब जो अगला वाला क्वेश्चन 16 है वो आप जरा ध्यान से समझना, क्योंकि वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है और 17 आपको करना है। इसमें बोला हुआ है एक मैट्रिक्स बनाओ A जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 का होना चाहिए। ठीक, तो हमने एक मैट्रिक्स बनाई, उसमें ये एलिमेंट होने चाहिए। अब इनकी जगह वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता, बट होंगे इतने। ठीक,
बाय यूजिंग एंट्रीज 0 and 1। मतलब आपको जो मैट्रिक्स बनानी है उसमें दो ही एंट्री लेनी है, 0 ले लो 1 ले लो, ठीक है, दो ही एंट्री का इस्तेमाल करना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कितनी टोटल मैट्रिक्स बनेगी? तो टोटल मैट्रिसेस फॉर्म, ध्यान से देखें बोर्ड पर, देखिए अब अगर मैट्रिक्स बनानी है तो ये सारी 9 की 9 जगह भरनी पड़ेगी और उनमें 0 और 1 रखना पड़ेगा। तो हम भरे रखेंगे नहीं, हम जो सोचेंगे इस जगह को भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर हैं? 2, 0 और 1, दोनों में से किसी से एक से भी भर दो, मल्टीप्लाई। अब दूसरा भी, उसके लिए भी 2, तीसरा उसके लिए भी 2, और ऐसा कब तक होगा? 9 टाइम्स। क्यों? तो 9 के 9 एलिमेंट भरने पड़ेंगे। अब वो चाहे 0 से भर दो या 1 से भर दो, ठीक। तो चॉइस 2, तो ये हो गया 2 की पावर 9, मतलब आंसर हो गया 512। यानी ऐसी 512 मैट्रिसेस बनेगी जिनमें 3x3 की मैट्रिक्स होंगी और 0 और 1 यूज हुआ होगा। क्लियर है? 17 आपको करना है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान दें कैसे करना है, और ये कई लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, बताऊंगा मैं कैसे। ये गिवन है पहले तो, इसमें आपको ये गिवन है और आपको प्रूव दैट करना है डेल्टा लेस देन 4 ग्रेटर देन 2, या फिर डेल्टा की मैक्स वैल्यू 4 एंड डेल्टा की मिन वैल्यू 2, या फिर डेल्टा बिलोंग्स टू 2,4 क्लोज इंटरवल। ये तीनों तरीकों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तीनों तरीके आपके पास हैं, जिसमें से ये ऊपर वाला तो मैंने ही पूछ लिया है, बाकी के 2 पॉइंट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये मैक्स और मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, तो या रेंज बताओ, ये भी हो सकता है। फाइंड द रेंज ऑफ डेल्टा, तब आदमी झूल जाता है कि ठीक है हो गई। तो आपने बताया ना ऐसे रेंज कैसे निकलते हैं डिटरमिनेंट के, तो बताया सब कुछ है और आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, समझ आ गई बात। तो कैसे करें? तो देखिए, जब विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा हुआ तो फिर आप डेल्टा को डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के तब एक्सपेंड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, और बिना एक्सपेंड किए, बिना ऑपरेशन लगाए डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी कुछ लिखा नहीं है इस तरीके का। 1 करो, ऐसे ओपन करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 ब्रैकेट 1 किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कट गया 0 हो गया, तो ये बच गया आपके पास 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू डेल्टा की आ गई ओपन होने के बाद। क्लियर है? अब हमें क्या करना है या कैसे करते हैं जरा ध्यान दें। डेल्टा की वैल्यू आपके पास ये आई हुई है, तो आपको करना ये है कि जब भी मैक्स और मिनिमम या पूछा जाए इस टाइप का, या रेंज पूछी जाए, या इंटरवल पूछा जाए, या रेंज क्या कहते हैं, या बोल दिया गया कि 2 से 4 के लिए प्रूफ करो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन उठाते हैं। तो सिंस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्योंकि ये साइन थीटा की रेंज होती है, लेकिन हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर कर देंगे तो ये 0 से 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा तो -0 से नीचे जा सकता है, ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा 0 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब कहा यह जा सकता है कि साइन थीटा के केस में मिनिमम वैल्यू -1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा के केस में मिनिमम वैल्यू 0 होगी, उससे नीचे जाएगा ही नहीं साइन, ठीक है। तो अब यह आ गया, अब हमें चाहिए 1, तो हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑफ बोथ साइड्स, पूरे में 1 ऐड कर दिए, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस 1, तो ये 1 से 2 हो गया, ठीक। और अब हमें इसके साथ 2 और चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 4, और ये वैल्यू क्या की है, ये है डेल्टा, और यही आपको प्रूव भी करना था, डेल्टा इज बिटवीन 2 to 4। समझ आ गई बात? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, नोट कर लीजिए। और 19th वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, मैंने शायद 19 होमवर्क में दिया, हाँ 19 होमवर्क में, आप 20 पे आइए, 19 तो होमवर्क था, ठीक है, तो वो आप करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, 2 नंबर या 1 नंबर लाइक क्वेश्चन है 20, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। और अपना ये नोट करने का जरा हिसाब किताब थोड़ा बदलो, पहले वीडियो देख के सीख लिया करो, उसके बाद खुद किया करो। समझ ना, केवल जो कोड़ा कोड़ा टिप्पा मार देते हो ना फोटोस्टेट, वो नहीं करनी होती। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है प्रूफ करिए 0 साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये हो गया साइन अल्फा प्लस डेल्टा, ये हो गया साइन बीटा प्लस डेल्टा, और ये हो गया साइन गामा प्लस डेल्टा। 2 नंबर के लाइक क्वेश्चन है, 1 नंबर वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्या वैल्यू होगी, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो 2 नंबर में आ जाएगा अगर, तो सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे C3 इक्वल टू C3 माइनस C1 कॉस डेल्टा एंड C2 साइन डेल्टा, ये लगाएंगे। वो अभी जब लगाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हमने किया। ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहां रखो साइन अल्फा प्लस डेल्टा तो आ गया C3 के लिए, यहां रखा हमने साइन अल्फा और यहां रखा कॉस अल्फा, तो माइनस का ब्रैकेट साइन अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस अल्फा साइन डेल्टा, डिटरमिनेंट। यहां आ जाएगा साइन बीटा प्लस डेल्टा माइनस साइन बीटा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, और यहां आ जाएगा साइन गामा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा। ये आपको मिलेगा। उससे होगा ये साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, और ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस डेल्टा माइनस साइन अल्फा प्लस डेल्टा, क्योंकि साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस डेल्टा माइनस साइन गामा प्लस डेल्टा, तो हो गया। अब देखिए ये कट गए, ये इससे कट गए, इससे कट गए, तो पूरा एक कॉलम जीरो हो गया। और मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई है कि डिटरमिनेंट में पूरी एक रो जीरो हो जाए या पूरा एक कॉलम जीरो हो जाए, गामा है, तो आंसर डिटरमिनेंट का 0 होता है। ये हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे सोचेंगे, तो सोचेंगे कैसे, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी सोच पाओगे, समझ लेना। और बिना प्रैक्टिस के आप सोचो कि एकदम दिमाग में घुस जाएगी ट्रिक, तो नहीं घुसेगी। उसके लिए ही आपको शीट दी गई है कि आप रिवाइज करें अच्छे से, इससे आपको समझ में आ सके कि बेसिकली यहाँ पर करना क्या। क्लियर है? मैं इसको हटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा ध्यान से, क्या करना है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, थ्योरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। अब आइए 21, ये क्वेश्चन होमवर्क में है क्योंकि इसमें नंबर दिए हुए हैं, आपको इसे जितना छोटा कर सकते हो कर देना है, और या तो पूरी एक रो जीरो बना लेनी है, या पूरा एक कॉलम जीरो बना लेना है, या 2 रो आइडेंटिकल बना लेनी है, या 2 कॉलम आइडेंटिकल बना लेनी है, और ना कुछ बने तो 3 जीरो बना के एक्सपेंड कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप उसे कैसे करते हैं। 22 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, और ये अनदर एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है मैंने, इसमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करना है और तब ये प्रूफ होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करके। तो आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन ऐसे मिले थे बुक में, इसलिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने डाल दिया, ठीक। जरा देखिएगा बोर्ड पे, ये डेल्टा है, डेल्टा 1 है। अब जरा ध्यान है कि आपको जो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्रूफ करना है, लेकिन यूज करनी है प्रॉपर्टी, और ये मत करना कि आपने इसे भी एक्सपेंड कर दिया, इसे भी एक्सपेंड कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, वो गलत होगा। आप बनाएंगे डेल्टा ax by cz x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, इसमें हम अपनी तरफ से एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ax by cz x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब जो मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई इन C3 में कर देंगे, डेल्टा इक्वल टू 1/x वाई जेड, यहाँ आ जाएगा ax by cz एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, ये आ गया आपके पास लास्ट वाले कॉलम में। अब देखिए आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, तो आप वो यहाँ लिखेंगे, आप सिंस x कॉमन फ्रॉम R1
y कॉमन फ्रॉम R2 एंड z कॉमन फ्रॉम R3। यहाँ से कॉमन ले लो तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा ए एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा बी वाई जेड एक्स, यहाँ आ जाएगा सी जेड एक्स वाई, और ये कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, अब आप रो को कॉलम बना देंगे इसमें, तो रो इंटरचेंज बाय कॉलम। और मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिखाई हुई है कि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आपस में बदलने पर डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रिमेन नो चेंज। तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और तीसरी रो तीसरा कॉलम। और आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा 1 की वैल्यू है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ होगा, आपके सामने है, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑफलाइन बैच में 22 तक ही हुए हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में मैं 2-3 एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ, जो वीडियो सभी लोग देख ले, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन भी हो जाए। वैसे ऑफलाइन में भी मैं ये समझा दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ समझ लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ा काम कम हो जाएगा कल के लिए, और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये गिवन है और आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, ठीक। आसान है, बस ध्यान दीजिए करना क्या है। देखिए काम करने के तरीके बहुत होते हैं, सवाल ये होता है कि आप उसे कैसे मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ ए एक्स प्लस बी लिखा है, इसे बी प्लस ए एक्स लिख लो, सी प्लस डी एक्स लिखा हुआ है, इसे डी प्लस सी एक्स लिख लो, और P प्लस क्यू एक्स लिखा हुआ है, इसे नीचे वाले को Q प्लस पी एक्स लिख लो। ये मैंने ऐसे किया कि मैंने x वाले एक साइड कर लिए हैं, और जिनमें x नहीं है वो एक साइड, जैसे ये x के नीचे x के नीचे x के नीचे x, ऐसे हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई ए बी यू सी डी वी और पी क्यू डब्ल्यू। ये वो प्रॉपर्टी है जो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हो तो दो डिटरमिनेंट अलग अलग कर देती है। तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स ए एक्स यू, यहाँ आ जाएगा डी एक्स सी एक्स बी, यहाँ आ जाएगा क्यू एक्स पी एक्स और डब्ल्यू, दैट इज योर, ठीक। इससे क्या होगा, ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, ये तो एक मिली है। यहाँ में एक एक्स यहाँ से कॉमन, एक एक्स यहाँ से कॉमन, तो यहाँ आ गया बी और डी क्यू ए सी पी और यू वी डब्ल्यू। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे R1 इंटरचेंज R2, R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे इन सेकेंड डिटर्मिनेंट। सेकेंड डिटर्मिनेंट में ये काम करेंगे, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा ए सी पी बी टी क्यू यू वी डब्ल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब रो और रो या कोई दो कॉन्जिक्यूटिव रो या कोई दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम आपस में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट में एक माइनस बाहर आता है। तो ये हो गया ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। और अब आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट दोनों सेम है तो कॉमन चले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा डिटरमिनेंट, और हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना है। क्लियर हुई बात? तो केवल मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए और वो प्रैक्टिस से ही आएगी। जैसे ही आपको समझ में आने लगेंगे, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लेक्चर को पॉज करके और नोट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन किसी को कुछ नहीं मिला, ना आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क में था, वो आप करेंगे। 25 होमवर्क में था, आप करेंगे। 26 पे आइए, ठीक है। जो होमवर्क दे रहा हूँ वो तो करनी ही है, और ये राग मतलब अपना आके कि मुझे आया नहीं, कम से कम 50 बार करो तो 51 बार मुझसे पूछो आके। और बहुत से लोग बहुत चालाक होते हैं, वो सोचते हैं कि हम बोल देंगे हमने 50 बार नहीं 101 बार किया था। तो मैं वो देखना चाहूँगा कि वो जो 101 बार आपने किया वो है कहाँ, समझ गए ना। क्योंकि आप सोचोगे मैं इतनी आसानी से क्वेश्चन बता दूंगा, तो ऐसे नहीं बताऊंगा। जब तक आपका एफर्ट नहीं डलेगा क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं भी तो देखूंगा आपने एफर्ट क्या डाले हैं। अगर आपने एफर्ट डाले नहीं है तो करने का कोई फायदा नहीं, समझ गए। वो पिछली साल जब 11th में तुमने पढ़ा था तब भी कोई फायदा नहीं था अगर एफर्ट अपने नहीं डालोगे। अब देखिए क्लियरली दिख रहा है 1 और 1 बने हुए हैं, तो 0 बना लो, बस वो काम पहले करो। R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। 1a स्क्वायर माइनस bc, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, b माइनस a।
इसमें से इसे माइनस अलग से करना रफ पे, बी स्क्वायर माइनस सी ए में से ए स्क्वायर प्लस बी सी बाहर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक तरफ और इन दोनों में से सी कॉमन, तो बी माइनस एक तरफ, बी माइनस ए आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, सिमिलरली यहाँ जीरो सी माइनस ए हो गया, यहाँ सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। चेक कर लीजिए आपके आ रहा है कि नहीं। इसमें से माइनस करके सी स्क्वायर माइनस ए बी में से ए स्क्वायर प्लस बी सी, इन दोनों में से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक तरफ और इन दोनों में से बी कॉमन, तो सी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन चला गया तो सी प्लस ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सही किया है हम लोग। ठीक, अब आप देखिए इसमें से कुछ कॉमन जा रहे होंगे तो हम कॉमन ले लेंगे। देखना जरा ध्यान से, यहाँ वाले में से b माइनस ए कॉमन और यहाँ वाले में से c माइनस ए कॉमन, 1a स्क्वायर माइनस बी सी, 0 1a प्लस बी प्लस सी, ये भी 0 1a प्लस बी प्लस सी। और आप देख सकते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, R1 और R2 आपस में बराबर है और दो रो कोई भी या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट वैसे भी 0 होता है। ये भी प्रॉपर्टी आपको लिखी हुई है कि दो कॉलम या दो रो अगर आपस में जस्ट आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट सीधा 0 हो जाएगा। नोट कर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आए। 27 LHS, B प्लस सी Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A P R प्लस P और यहाँ Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि आपको जो ऑर्डर में लिखा मिल रहा है वही ऑर्डर लिखना, नहीं तो ऑप्शन क्या सोचेगा A प्लस B और B प्लस A में अंतर ही क्या है, तो अंतर नहीं है लेकिन यहाँ पर जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए जैसा लिखा है वैसे लिखें। प्रॉपर्टी लगाएंगे B Q Y पहले सारे C R Z और A P X, फिर प्लस C R Z A P X और B Q Y। अब आपको ये देखना है कि हमें प्रूफ जो करना है उसमें चाहिए क्या, A B C P Q R X Y Z चाहिए, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे, आपको इन्हें चेंज करना पड़ेगा इंटरचेंज मेथड से। ठीक है, दैट इज योर B और दैट इज योर P। ठीक है, अब देखिए चेंज करने के लिए क्या करना है, A B C गलत लिखा होगा, B C लिखा है तो A B C होना चाहिए, तो अब ये डायरेक्ट इससे इंटरचेंज नहीं होगा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा फिर इसको यहाँ लाना पड़ेगा, तो C1 इंटरचेंज C2 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। ठीक है, फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में, और C1 इंटरचेंज C2 नहीं, ये दोनों में लग जाएगा, C1 इंटरचेंज C2। देखो यहाँ किया तो एक माइनस आएगा, यहाँ आ जाएगा नहीं, यहाँ तो गलती हो जाएगी, पहले C2 इंटरचेंज C3 कर लिया आप। ठीक है, इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, अब सही है, नहीं तो गलत आएगा। देखो C2 और C3 इंटरचेंज कर रहे हैं हम इन दोनों को, और फर्स्ट वाले में कर रहे हैं केवल, तो B Q Y एज इट इज, यहाँ A P X और यहाँ C R Z। ठीक, इस वाले में कोई चेंज नहीं किया है अभी। ठीक, अब फिर से करेंगे C1 इंटरचेंज C2 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ही करना, तो एक और माइनस आएगा प्लस कर देगा, A P X B Q Y और C R Z। आप देख सकते हैं A B C P Q R X Y Z बन गया। अब चेंजेस इसमें होंगे, अब इसमें क्या करेंगे, C2 C1 इंटरचेंज C2 इन सेकेंड डिटर्मिनेंट। सेकेंड डिटर्मिनेंट में हम ये काम करने वाले हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास A B C P Q R X Y Z, यहाँ एक माइनस, यहाँ आ जाएगा A P X C R Z B Q Y। अगेन C2 इंटरचेंज C3 इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, सेकेंड डिटर्मिनेंट में फिर से चेंज किया तो एक और माइनस आएगा, A B C P Q R X Y Z, यहाँ भी प्लस हो गया, A B C P Q R X Y Z। अब ये देखिए दोनों सेम है और डबल हो गए, तो 2 इंटू A B C P Q R X Y Z। हैंस ये क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, आपके सामने है, कर लीजिए नोट फटाफट से। बस आज मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, छोटा सा लेक्चर है।
क्वेश्चन नंबर 27 तक। ऑफलाइन में तो यहाँ तक हुआ भी नहीं था, ऑफलाइन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक ही किए हुए हैं। आपका मैंने 27 तक करा दिया है ऑनलाइन में, तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ऑनलाइन देख के ये 4-5 क्वेश्चन जो मैंने कराए ये भी कर लें, जिससे कि कल 27 के आगे का क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, इस कल परसों में मतलब सैटरडे संडे में कोशिश करूंगा कि सैटरडे कल खत्म हो जाए शीट, ना हुई तो फिर संडे आपको बीच में मिल ही जाएगा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें आप अपना कंप्लीट करके और क्वेश्चन जो पूछने हो या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। मंडे को फिर हम पहले क्वेरीज निपटाएंगे अगर कोई होंगी तो, और अगर क्वेरीज नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कंटिन्यू। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिलहाल आज इतना ही, बाकी कल करते हैं। ओके बाय।